अब आज हम इनसे एक बुनियादी सवाल करने जा रहे हैं कि हम देखते हैं कि बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा हो रही है, वालिदैन बच्चों पर ख़र्च भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट की अलग-अलग ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, लेकिन जब तरबियत का मामला आता है तो बच्चों में तरबियत का फ़क़दान पाया जाता है। यानी बच्चा रट्टा सिस्टम का आदी हो चुका है। क्रैमिंग और क्रैमिंग यानी रट्टा और रट्टा रटाया सबक। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के असूल क्या हैं, उनसे नावाकिफ़ आज की नस्ल। और आज ही की नस्ल की आबियारी करने वाले मुदर्रिस मेरे सामने मौजूद हैं। इकबाल गुजर साहब, एक तो मैं आपको वेलकम करूंगा। शुक्रिया। और वेलकम के साथ ही आपसे बुनियादी सवाल है, वो सवाल ये है कि अरबों रुपए ख़र्च किए जा रहे हैं तालीम पर, उसके बावजूद नतीजा ज़ीरो का ज़ीरो क्यों है? शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। वो हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है ये अभी तक वही चला आ रहा है जो लॉर्ड मैकाले ने दिया था और जिसका मकसद यहाँ पर हुकूमत करना था और क्लर्क पैदा करना था। तो हम आज भी उसी पे चल रहे हैं और वही रट्टे वाला निज़ाम है, सब कुछ है। गवर्नमेंट अपने तौर पे ख़र्च भी कर रही है, लेकिन उसका ख़र्च करने का जो तरीक़ाकार है उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। और हमारे जैसे लिया का इलाका है, यहाँ पर तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई और रोज़गार का सिलसिला नहीं है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और पढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर वालिदैन बहुत ख़र्च कर रहे हैं, इतना ख़र्च कर रहे हैं कि कुछ हद नहीं। एकेडमियों में भी पढ़ रहे हैं, होम ट्यूशनें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये है कि मशीनें तो बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी बन रहे हैं, प्रोफेसर भी बन रहे हैं, वकला भी बन रहे हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बन रहे। पैसे कमाने की मशीनें बन रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इमरानी अलूम की तरफ तवज्जो बिल्कुल छोड़ दी है। तमाम इदारों में साइंस और साइंस है। साइंस सिर्फ़ 2 और 2 4 सिखाती है, उसके अलावा उसकी कोई अखलाकियात नहीं होती। इमरानी अलूम अखलाकियात बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही है, अदब बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि उनकी इमरानी सोशल साइंसेस के मज़ामीन ख़त्म किए जा रहे हैं। उनके असातिज़ा की सीटें डिमॉलिश की जा रही है, धड़ाधड़ भर्तियां हो रही हैं, साइंस में टीचर भर्ती हो रहे हैं। और वो ये है कि बच्चों को तालीम क्या दे रहे हैं। अच्छा, इदारों में जो है वो लैब्स फंक्शनल नहीं हैं। कंप्यूटर लैब में बच्चे जाते हैं, वहाँ बैठकर आ जाते हैं, उनको कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। साइंस की जितनी लैब्स हैं वहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते। जब प्रैक्टिकल के इम्तिहानात होते हैं तो वहाँ बस जो है दावतें खिलाकर बच्चों के नंबर लगवा दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल का उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें यही नहीं पता होता कि बच्चे खड़ा कैसे होना है टेबल पर और तजर्बे को करना कैसे है, प्रैक्टिकल होता क्या है। बस नंबरों की एक दौड़ है, नंबर ले जा रहे हैं। 1000 में से 990 नंबर ले लेते हैं, 1100 में से 1090 नंबर ले लेते हैं। जब उनको कहा जाए 2 लाइनों के कोई डेफिनेशन लिखें अपने अल्फाज में तो लिख नहीं सकते। इसकी वजह यही है कि सारा ज़ोर रट्टे पर दिया जाता है। ट्यूशन वाले हजरात भी अपने पैसे खरे करने के लिए इम्तिहानी नुक्ते निगाह से वो पढ़ाते हैं कि बस हमने इम्तिहान में इनको अच्छे नंबर दिलवाने हैं। अदरवाइज़ उनके स्किल डेवलप नहीं किए जाते, उनकी जो अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर नहीं किया जाता, उनको आगे बढ़ने के लिए ये मौके नहीं दिए जाते कि भाई अगर इस सवाल को इस तरीके से मैं दे दूं तो इसका आप हल कैसे करेंगे। इसको वो नहीं कर सकते। बस वो ये कहते हैं जो 4 लाइनें हमने दी हैं इनको आप रट लें और हमें यही टेस्ट दे दें। इसकी वजह यही है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हमारे अब जो असातिज़ा कराम हैं वो मौल्लम कम हैं, वो ताजिर ज़्यादा हैं। वो क्लासरूम में बजाय बच्चों को ये तालीम देने के, ये उनको बातें करने के कि बड़े लोगों ने कैसे दुनिया में नाम पैदा किया, कैसे वो आगे बढ़े, गुर्बत से निकले,
स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की और वो आगे बढ़ते चले गए, नाम पैदा किया। आज भी दुनिया में उनका नाम घूमता है। अब क्लास रूम में जब टीचर आता है तो सबसे पहला सवाल उसका यही होता है कि ट्यूशन, एकेडमी। उसके बाद जो बच्चा ज़हीन फ़तीन भी होता है, अगर वो एकेडमी नहीं पढ़ता, उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता, तो उसको तासुब का निशाना बनाया जाता है, उसको मेंटल टार्चर किया जाता है, उसकी तमाम सलाहियतों को वहीं दबा दिया जाता है। अच्छा, क्या करना चाहिए कि जिससे आपका बच्चा, हमारा बच्चा, आज की नस्ल इस कैफियत से निकल सके? आप बतौर मौलम क्या सुजेस्ट करेंगे? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी राय के मुताबिक ये है कि सबसे पहले जो है ना, हमें जो इब्तदाई तालीम है वो माँ बोली में देनी चाहिए। अब बच्चा घर से सराइकी स्पीकिंग बच्चा होता है, मदर टंग उसकी सराइकी होती है। जब वो घर से निकलता है तो स्कूल में उसका वास्ता पहले उर्दू से पढ़ता है, फिर अंग्रेज़ी से पढ़ता है। अगर वो मस्जिद में जाता है तो अरबी से पढ़ता है। वो इतना ज़हनी खुल्फशार का शिकार हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता मैंने करना क्या है। पहले नंबर पर तो ये है कि इब्तदाई तालीम तीसरी जमात तक वो माँ बोली में होनी चाहिए। जो भी जिसकी माँ बोली है, पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, सिंधी है, उसमें होनी चाहिए। उसके बाद फिर कौमी ज़बान और इंटरनेशनल लैंग्वेज लागू होनी चाहिए। और बच्चों के साथ साथ तालीम और तरबियत के लिए अखलाकियात के मज़ामीन लाजमी होने चाहिए। इमरानी अलूम, सोशल साइंसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए जाएँ। हिसाब भी लाजमी है, साइंस भी लाजमी है। उसके अलावा जो ये हमारे यहाँ एक रेस चली हुई है कि हर बंदे के जहन में हमने ये डाल दिया है कि भाई हमने नौकरी करनी है। जब हम नौकरी की बात करते हैं तो वो जहनीत भी नौकर वाली बन जाती है, नफ्सियात भी नौकर वाली बन जाती है। हमने उनमें लीडिंग पर्सन की खसूसियात पैदा करनी है। उसके लिए इमरानी अलूम के साथ साथ अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने में कारगर साबित नहीं हो रहा तो तालीमी इदारों में उसके लिए फ़नी तालीम का बंदोबस्त होना चाहिए, टेक्निकल मज़ामीन होने चाहिए, ताकि वो अगली जमातों में जाकर अच्छा इंजीनियर बन सके, अच्छा टेक्नीशियन बन सके, अच्छा मकैनिक बन सके। अच्छा, यूरोप के बच्चे को हम देखते हैं और अपने बच्चे को जब हम देखते हैं, अगर कंपेयर किया जाए तो यूरोप का बच्चा जो है वो बहुत आगे है। वो जानवरों से भी प्यार कर रहा होता है, वो इंसानों से भी प्यार कर रहा होता है, वो बच्चा लॉ अबाइडिंग होता है। और आपके यहाँ जो है वो इंसानों का हजूम इंसान को मार देता है। ये इतना बड़ा फ़र्क मशरक़ और मगरिब का, इतना बड़ा तज़ाद क्यों है? ये आपने बहुत अच्छा बुनियादी सवाल किया है। असल हमारा मसला यही है कि आज भी आप चले जाएं स्कूलों में, हमारे यहाँ यही पूछा जाता है, जब बच्चे से पूछा जाता है ना भाई आप क्या बनेंगे, तो वो सबसे पहले बच्चों की अक्सरियत जो है वो यही कहती है कि हम फ़ौजी बनेंगे, हम फ़ौज में जाएंगे। ये एक ताकत की नफ्सियात की जो है ना गमाज़ी करती है। असल बात यह है कि हमने अभी अपने बच्चों को इंसान बनाने की तरबियत ही नहीं की। हम उनको ना घर से इंसान बनाते हैं, ना इदारे हमारे इंसान बनाते हैं। तो वो जैसे चल रहे होते हैं हम उनको वैसे ही जो है ना वो गलतियां कर रहे होते हैं, हम उन्हें मना नहीं करते। हम अगर उन्हें मना करें, उन्हें समझाएं तो वो एक दफ़ा करेंगे, दो दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा नहीं करेंगे। तो इसकी वजह यही है। अच्छा, उसके बाद फिर वो ये देखते हैं कि हमारे अपने कौल व फ़ेल में भी तज़ाद होता है। हमारे असातिज़ा भी जो अमीर तबक़ात के बच्चे होते हैं उनसे ज़रा डरे रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। जो गरीबों के बच्चे होते हैं, जो कि हमारे यहाँ मोस्टली आबादी है, और छाबड़ी वालों के बच्चे होते हैं, मज़दूरों के, थपेरों के, तो उनसे वो मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, बल्कि अक्सर ये देखा गया है कि उनसे नफ़रत करते हैं, उनको झिड़क देते हैं। तो वो रवैये भी जो है ना फिर उनको आगे उनकी ज़िंदगी में काउंट होते हैं। तो वो भी फिर इंतकामी जज्बात रखते हैं। वक़ुआ कोई भी हो रहा हो वो खामखा जाकर उसमें हिस्सा लेते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाते हैं। तो इसके लिए जो मेरी सजेशन है वो यही है कि पहली तरबियत जो है वो अखलाकी बुनियादों पर होनी चाहिए, पहली तरबियत होनी चाहिए, फिर आगे तालीम दी जाए। हम तालीम तो करते हैं लेकिन तरबियत पर हमारा बिल्कुल ज़ोर नहीं है, ना हम तरबियत। उसके अलावा हमारे सरकारी स्कूलों में देखा गया है, हमारे पीटी मास्टर साहबान होते हैं, वो बच्चों को बजाय इज़्ज़त देने के वो उनसे ओए से मुखातिब होते हैं, और गालियाँ देना तो वतीरा ही है कि, और फिर जो है सिलसिला आगे चलता है, वो फिर नफ्सियात का हिस्सा बन जाता है। फिर जैसे हम चलाते हैं वैसे ही वो चलते हैं।
اب اس میں معاشی مفادات بھی آ جاتے ہیں، مالی مفادات بھی آ جاتے ہیں، معاشرتی اونچ نیچ بھی آ جاتی ہے، طبقاتی سسٹم بھی آ جاتا ہے، اور پھر ہمارے اساتذہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بچے ان کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں یا اکیڈمی پڑھتے ہیں یا ٹیوشن پڑھتے ہیں، پھر ان کو وہ ایک اور نقصان کرتے ہیں کہ ان کو نقلیں بھی کراتے ہیں، جس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جو ٹیوشن کے پیسے حاصل کیے ہیں وہ حلال ہو جائیں، اور پیرنٹس کو ہم مطمئن کر دیں، دیکھیں جی ہم نے آپ کے بچے کو اتنا پڑھایا اور اس نے اتنے نمبر لے لی۔ میرے خیال میں وہ یہ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ جس بچے کو جب نقل کرائی جاتی ہے تو وہ پھر یہ سمجھ لیتا ہے مجھے ہر امتحان میں اسی طرح نقل کرائی جائے گی، اور وہ یہ جو ہے نا محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ چور رستے تلاش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بچے بھی یہی چور رستے تلاش کرتے ہیں، جبکہ یورپ میں یہ چیز نہیں ہے۔ اقبال گجر صاحب، کیا ہمارا بچہ یعنی ہماری نسل جو یورپ کی نسل ہے کبھی اس کا مقابلہ کر سکے گی موجودہ صورتحال اگر جاری رہتی ہے تو؟ اس میں یہ ہے کہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے۔ 400-500 سال پہلے ان کے ہاں بھی ہمارے جیسے ہی حالات تھے، اور وہاں بھی جہالت عام تھی، وہاں تو خوبصورتی کی بنیاد پر بھی لوگوں کو مار دیتے تھے اور کلیسا فیصلے کرتا تھا۔ آج وہاں یہ حالات نہیں ہیں کہ انہوں نے پہلے جو ہے انسان بنایا ہے لوگوں کو۔ ہم ابھی تک ان کو ہم زمینی حقائق نہیں مانتے، ہم انسان نہیں بناتے، ہم اپنے طور پر یہ کہتے ہیں ہمارے سے بڑا اعلیٰ اور رفع بندہ کوئی نہیں ہے۔ اقبال صاحب، انسان انہوں نے بنایا، وہاں کے ایک انسان نے دوسرے انسان کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھا اور اس کی سانس وہیں پہ نکال دی، اور پیچھے تعصب تھا کالا اور گورا۔ وہ تو آج بھی تعصب میں اسی طرح ڈوبے ہوئے ہیں جیسے کل تھے، ان کی تعلیم بھی ان کا کچھ نہیں کر سکی پھر تو۔ یہ بات آپ کی وجہ ہے، کچھ جگہیں ایسی ہے، لیکن یہ ریشو کم ہے، ہمارے ہاں وہ ریشو زیادہ ہے۔ وہاں بھی کچھ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ وہاں رول آف لا ہے، وہ کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ سزائیں دیتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے نیوزی لینڈ کا واقعہ ہے، جیسنڈا مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حالانکہ وہ خود ایگنوسٹک اپروچ کی حامل خاتون ہے، اور اب اس کو اسی اگست کے مہینے کی کسی تاریخ کو اس کو سزائے موت بھی دی جا رہی ہے اس مجرم کو۔ تو یہ ہر جگہ ہیں، کہیں خامیاں رہ جاتی ہیں، لیکن میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے، تو وہ جب ایک کلاس روم میں گئے تو بچوں سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ سب نے، کسی نے ڈاکٹر، کسی نے فوجی، کسی نے انجینئر کہا، صرف ایک بچے نے کہا میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تعلیم کا اثر اس بچے نے لیا ہے اور کسی نے نہیں لیا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ انسان کا حق ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ارننگ کرے، اچھا پیسہ کمائے، روزی کمائے، لیکن دوسروں کی جیب کاٹ کر نہیں، دوسروں کی لاشیں گرا کر نہیں، اپنی محنت سے، اپنی سٹرگل سے، اپنی جدوجہد سے کمائے۔ اور اچھا انسان جب تک ہمارا معاشرہ نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک ہمارا جو ہے نا یہ مسائل رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حکومت کی طرف سے تعلیمی بجٹ جو ہے نا ہمارا 2% سے بھی کم ہے، جبکہ اقوام متحدہ کہتی ہے کم از کم 4% لازمی ہونا چاہیے، اور ایتھوپیا جیسا ملک جو ہے وہ 15% خرچ کر رہا ہے۔ امریکہ جس کا دفاعی بجٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وہ بھی تعلیم پہ 15% خرچ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف اگر یہ 2% میں سب سے زیادہ اگر دیکھی جائیں تو اس میں سیلریز ہیں، اور حکومت کی طرف سے بچوں کو نہ کوئی وظائف دیے جاتے ہیں، نہ کوئی سپورٹ کی جاتی ہے، اور جو ٹیلنٹڈ غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، بہت سارا ہمارا ٹیلنٹ اس وجہ سے کل ہو جاتا ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ آگے داخلہ نہیں لے سکتے، آگے پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ گھر بار بھی چلانا ہوتا ہے، ارننگ بھی کرنی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے پھر تعلیم چھوڑ جاتے ہیں۔ اقبال گجر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسپیشل ٹائم نکالا اور آج ہمارے ساتھ یہاں دریا پر تشریف لے آئے، اور ہم اپنے ناظرین کو آخر میں یہ دریا بھی دکھائیں گے اور یہ پل بھی دکھائیں گے، ایک دیہات کا منظر بھی دکھائیں گے جہاں پر لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ایسے علاقوں سے لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، گفتگو میں یہی تھا کہ آخر پاکستان کی یہ نسل کیسے یورپ کے بچوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے، کون سے مسائل ہیں
جن کی وجہ سے ہم سفر نہیں کر پا رہے اور ہم مسلسل مشکلات میں ہیں، یعنی مشکل سفر کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمارے بچے کا تعلیم پر حق کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے کی اچھی تربیت پر حق کیوں نہیں ہے؟ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، اس کو اچھا انسان بننے سے کون روک رہا ہے؟ کیا ماں کی گود یا پھر سکول، مدرسہ یا پھر حکومتی ادارے یا پھر کوئی اور طاقت ہے جو ہمارے بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ ہاں، یاد رکھیے، اگر آج بھی ہم آگے نہ بڑھے پھر تمہاری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ پھر ایسی قوموں کی داستانیں مٹ جایا کرتی ہیں، ایسے قوموں کی نشانیاں مٹ جایا کرتی ہیں جو اپنی نسلوں کی آبیاری نہیں کرتے۔ ہمیں بندوق نہیں دینی اپنے بچوں کے ہاتھ میں، ہمیں قلم دینا ہے اپنے بچوں کے ہاتھ میں۔ ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دینی ہے، وہ روشن کتاب جو اس کا روشن مستقبل بنائے۔ ہمیں وہ کتاب دینی ہے جس کتاب کے ذریعے ہم ایک دفعہ پھر کائنات پر حکمرانی قائم کر سکیں۔ حکمرانی اللہ کی ہے، لیکن عروج حاصل کر سکیں۔ عروج کون سا عروج؟ جب مسلمان سائنٹسٹ پیدا ہوا کرتے تھے۔ کون سا عروج؟ جب مسلمان علماء پیدا ہوا کرتے تھے۔ کون سا عروج؟ جس میں ہم نے حکمرانی کی تو پھر مائیکل ہارٹ کو ہمیں پہلے نمبر پہ لکھنا پڑا۔ جب ہمارے ایک حکمران نے حکومت کی تو پھر ہمیں 9ویں نمبر پہ لکھنا پڑا۔ اور کس کو یاد نہیں عمر بن عبدالعزیز؟ ہر ایک کو یاد ہے، جو ایک روشن حکمران تھا اور اس نے اپنی حکمرانی کے ذریعے وہ انصاف قائم کیا کہ آج بھی وہ اس کا قائم شدہ انصاف ایک روشن مثال ہے، روشن مشعل راہ ہے۔ ہاں، ہم بڑھ سکتے ہیں، ہم بڑھ سکتے ہیں جرأت کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آج ہی سے تربیت کا آغاز کیجیے۔